नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो तैयारी करने वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ऐसे लोग जो सिर्फ इसको नॉलेज के लिए या फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे कि जो पर्सन होते हैं या जो सिटीजन हैं उनके अधिकार क्या हैं, क्या अधिकार है उनके, क्या वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और अगर एक पर्सन के पास इतने अधिकार हैं और अगर उसको नॉलेज है इन अधिकारों के बारे में, उसको ज्ञान है, तो वो उसकी एक समझ लीजिए लाइफ ही चेंज हो जाएगी। उसका एक जो जीने का तरीका है वही बदल जाएगा। उसका कोई जल्दी से शोषण नहीं कर सकता है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा उसका जल्दी से। तो इसलिए मैं कहा कि जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज में ये मेरा 7th लेक्चर है, 7th पार्ट है, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन का सेंटर और स्टेट कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ स्टडी विथ महेश। तो इसमें हम बात करेंगे पहले भाग 3 की, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार किस पार्ट में आते हैं, किस भाग में आते हैं? तो मौलिक अधिकार आते हैं आपके भाग 3 में, पार्ट 3 में, अनुच्छेद 12 से 35। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भाग 3 में क्या है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके बाद हम लोग इससे पहले देख चुके हैं भाग 1 पार्ट 1, जिसमें हम लोग संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन और उसकी टेरिटरी देख चुके हैं। भाग 2 में हम लोग देख चुके हैं सिटीजनशिप, नागरिकता क्या होती है। अब उसी सीरीज में हम लोग देख रहे हैं भाग 3, और भाग 3 को आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाग 3 में आता क्या है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आती है, मौलिक अधिकार आती है, बेसिक अधिकार हैं ये आपको, जो किसी भी नागरिक को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। ये सारे अधिकार उसको जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। और इतने ज़्यादा अधिकार हैं कि वो अगर उसको समझ ले, सही से पढ़ ले, तो उसकी समझ लीजिए पूरा एक लाइफ ही चेंज हो जाती है। उसको पता लग जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं इस सोसाइटी में, क्या नहीं कर सकते हैं। इतने इंपॉर्टेंट है। तो भाग 3 में आते हैं, डायरेक्ट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। अब इनको फंडामेंटल राइट बोले तो बेसिक, मौलिक, तो इनको फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा गया है, क्यों इनको फंडामेंटल कहा गया है, क्या रीजन है ऐसे? तो ऐसे कई सारे रीजन हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट्स इनको बोल सकते हैं। पहला उसी में हम लोग देख लेते हैं। ये आपसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये जो रीजन की फंडामेंटल राइट क्यों बोला जाता है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा। भाग 3 में ये आते हैं और आर्टिकल 12 से 35, क्योंकि इनको संविधान द्वारा गारंटी दी जाती है सुरक्षा की। संविधान कहता है कि हम इनकी सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा प्रोवाइड कराएंगे हम इनको। जब इतने राइट्स हैं, इतने से लिखे गए हैं, तो जाहिर सी बात है कोई आके इनको चेंज भी करेगा, जिसकी नीयत साफ नहीं हुई कि भैया हम नहीं देना चाह रहे हैं इतना राइट देंगे तो हमारी सरकार ही नहीं चलेगी, तो उसमें कोई चेंज भी करने की कोशिश करेगा। तो ऐसी चेंज ना हो तो संविधान इसके लिए गारंटी प्रोवाइड कराती है, सुरक्षा प्रोवाइड कराती है। इसका मतलब ये नहीं है क्या इनमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, संशोधन इनमें कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। वो भी संवैधानिक संशोधन होगा अनुच्छेद 368 के थ्रू, आर्टिकल 368 के थ्रू संवैधानिक संशोधन होगा। लेकिन वो संशोधन होना चाहिए, वो एक ऐसा संशोधन होना चाहिए जो बेसिक स्ट्रक्चर आपका, जो मूल सिद्धांत है संविधान का, उसमें कोई नेगेटिव या उसमें कोई प्रभाव नहीं डालना चाहिए। जो केशवानंद भारती वाले केस में 1973 वाले में हम लोगों ने देखा था, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल सिद्धांत जिसमें हम लोग देखे थे, उसमें नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन नेगेटिव नहीं, तो ये यहाँ पर बाइंडिंग कर देता है। तो संविधान ही गारंटी देता है कि हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा एक क्या है, किसी भी पर्सन के लिए विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसका, समझ लीजिए जो चहुमुखी विकास है या फिर ऑल अराउंड डेवलपमेंट है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इतना अधिकार देते हैं, इतनी स्वतंत्रता देते हैं ये किसी पर्सन को कि वो कुछ भी अपनी बात रख सकता है, अपनी बात कर सकता है। कोई भी अपना बिजनेस है, व्यापार है, कोई अपना प्रोफेशन है, किसी में भी वो भी कर सकता है। तो एक तरह से फ्री है वो, लेकिन फ्री वहीं तक है जहाँ से किसी दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, इतना भी फ्री नहीं है। तो जब इतना फ्री है वो, तो उसका विकास होना तय है। तो एक उसका विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके विकास में बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं। तो ये बौद्धिक विकास कह सकते हो, या मटेरियल भौतिक विकास, या नैतिक विकास, उसका मॉरल या आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको हम लोग फंडामेंटल कहते हैं, बेसिक कहते हैं। एक और चीज़ आती है कि ये किसी गवर्नमेंट को, किसी शासन को
तानाशाही होने से, निरंकुश होने से रोकते हैं कि सरकार तानाशाही ना हो जाए, कोई गवर्नमेंट तानाशाही ना बन जाए, उसलिए रोकते हैं उनको। तो कैसे रोकते हैं कि लोगों को प्रोवाइड कराते हैं लिबर्टी और फ्रीडम। अगर उसमें कोई ऐसा रूल, ऐसा कोई नियम बन रहा है कि जो उनकी स्वतंत्रता पे हनन हो रहा है या लिबर्टी पे हनन हो रहा है, तो वो डायरेक्ट कोर्ट जा सकता है और कोर्ट इनको नल और वॉइड करार दे देगा। कुछ ऐसा रूल बनाया गवर्नमेंट ने जो इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। अभी ऐसा कोई रूल आ जाए कि सरकार की कोई भी योजना आए, कोई भी स्कीम बने, कोई भी लॉ बने, कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा, कोई इस पर बात नहीं करेगा, बात करेगा तो उसके जेल में डाल दिया जाएगा तुरंत उठा के। तो ऐसी अगर सिचुएशन बन जाए तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का डायरेक्ट हनन है, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट्स बोलता है कि आप अपनी बात रख सकते हो शांति तरीके से, पीसफुल तरीके से, जिसमें समाज में एक हार्मनी बनी रहे, समाज में कोई सांप्रदायिकता ना फैले। ऐसी सिचुएशन में आप अपनी बात रख सकते हो। जैसे कि हम बात बताएं, एक अन्ना हजारे का मूवमेंट आपने देखा होगा, आंदोलन, जिसमें ये उनको मौलिक अधिकार है हर एक नागरिकों की, वो अपनी बात रख सकता है, अपना किसी सरकारी कोई योजना का विरोध कर सकता है अगर उसको नहीं लगता है कि ये सही नहीं है सोसाइटी के लिए, लेकिन वो पीसफुली होना चाहिए, शांतिपूर्ण, और समाज पे उस पर कोई गलत इफेक्ट नहीं जाना चाहिए, निगेटिव इफेक्ट नहीं जाना चाहिए। अभी आप एनआरसी पे भी देख चुके हो, उसमें भी बहुत धरना हो रहे थे। तो ये जो धरना आते हैं ये आपका मौलिक अधिकार से ही निकल के आते हैं आपको, कि आपको ये अधिकार है। तो ऐसा चीज़ अगर गवर्नमेंट चाहे कि इनको रोक दे, तो गवर्नमेंट कोई निरंकुश ना बन जाए, कोई भी गवर्नमेंट हो वो निरंकुश ना बन जाए, तानाशाही ना बन जाए, ये उसको मर्यादित करते हैं, उसको रोकते हैं। इसलिए इनको मौलिक अधिकार कहा गया, फंडामेंटल राइट कहा गया। तो आत्मिक स्वतंत्रता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में तो कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ लॉ नॉट ऑफ मैन, जो सरकार है वो लॉ की होनी चाहिए, नियम की सरकार होनी चाहिए, ना कि किसी आदमी की सरकार होनी चाहिए। जैसे किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के, वहाँ पर सरकार है वो गवर्नमेंट लॉ की थोड़ी ना है, वो आदमी की गवर्नमेंट है। अरे वो तानाशाही है वहाँ पर, जो चाहे वो करे, जिसको चाहे जिसको जेल में डाल दे, जिसको चाहे उसको गोली मार दे, जिसको चाहे वहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता उसको। कोई नियम और रूल बनेगा तो उसके लिए नहीं बनेगा, वो जनता के लिए बनेगा, वो उसमें अंडर में नहीं आएगा। तो ये तो गलत चीज़ हो रही। तो वो वहाँ पर निरंकुश है, तो वही बोलता है कि गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो लॉ की होनी चाहिए, ना कि किसी आदमी की सरकार होनी चाहिए। तो ये कुछ हैं। इसके बाद जैसे हम लोग देख लेते हैं कि व्यक्ति के लिए जैसे समानता की बात हम करते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये मौलिक अधिकार। हम गरिमा की बात करते हैं, डिग्निटी की बात करते हैं आदमी की, जिसे कहते हैं हमारी इज्जत भी है कुछ, तो उसकी जब हम बात करेंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर आपको कोई वायलेट कर रहा है, चाहे कोई प्राइवेट संस्था हो, चाहे कोई गवर्नमेंट संस्था हो, तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हो। तो आपकी गरिमा को कोई नहीं ठेस पहुँचा पाएगा, सम्मान को। राष्ट्र हित में भी बात करते हैं ये लोग, और ये फंडामेंटल राइट उसमें भी बहुत फायदा पहुँचाते हैं। और राष्ट्र की एकता और अखंडता में कह सकते हो कि इनका जो राजनीतिक लोकतंत्र है उनमें एक तरह से आदर्श इनको देखा जाता है, कि राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श के रूप में इनको देखा जाता है। तो ये कह सकते हो कि इसलिए इनको मौलिक कहा गया। अब ये है क्या, अभी हम लोग ये देखेंगे। ये तो देख लिए कि इनको मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है, लेकिन है क्या ये बेसिकली है क्या, कौन कौन अधिकार हैं ये। तो ये अधिकार है, ये अधिकार देखिए हम लोग थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं और अच्छा इनमें कवर करेंगे पूरा डिटेल। और ये एक पार्ट में तो नहीं आएगा, ये 3-4 पार्ट में आएगा, तो पूरा डिटेल देख लेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहले ही बता चुके किसी भी नागरिक के लिए। अब जो आपका जो क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन एक तो वही बनता है कि किस पार्ट में, तो हम बता चुके हैं, पार्ट 3 में आते हैं। इनको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इनको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा है क्या? एक्चुअली बताया 1215 में एक चार्टर इशू किया गया, जिसको चार्टर ऑफ राइट कहा गया। चार्टर ऑफ राइट कहा गया, वो इंग्लैंड के राजा ने इशू किया था। वहाँ के जो सामंत वर्ग थे, जो जमींदार थे, जो पैसा वाले लोग थे, उनके दबाव में एक चार्टर ऑफ राइट इशू किया गया। एक कह सकते हो लेटर या पत्र इशू किया गया, जिसमें उनके अधिकारों का वर्णन था कि उनको ये अधिकार मिले। वहाँ से पहली बार निकल के आया है। बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है यूएसए में, इसको यूएसए में बोला जाता है बिल ऑफ राइट। और यूएसए से ज़्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको एलेबोरेट किया गया है, फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को। तो इसलिए इनको इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, ये लिए कहाँ से गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो तीसरा क्वेश्चन हो रहा है इंपॉर्टेंट, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हम लोगों ने सीखा। वहाँ पे जो व्यवस्था है, फंडामेंटल राइट, वो अच्छे अब देते हैं अपने नागरिकों को, मौलिक अधिकार उनके यहाँ अच्छा है।
तो वहाँ से हम लोगों ने इसको सीखा है। तो सोर्स हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, या बिल ऑफ राइट कहीं लिख किया जाए थोड़ा डिटेल में तो आप इसको याद रखना। ये बिल ऑफ राइट अमेरिका से है, चार्टर ऑफ राइट्स ब्रिटेन से है। तो वहाँ से हम लोगों ने इसको सीखा है, अडॉप्ट किया है, अपने हिसाब से फिर चेंज किया है। ऐसा नहीं कि पूरी कॉपी कर ली, नहीं, अपने हिसाब से चेंज किया गया। और एक चीज़ और बता दूं कि हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वो यूएसए से ज़्यादा है, ज़्यादा एलेबोरेट किए गए हैं यहाँ पर। तो वहाँ से भले सीखा है लेकिन हम लोगों ने उनसे ज़्यादा दिए हैं। तो ये यूएसए से सोर्स है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, और भाग 3 में आते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होगा यहाँ से। क्या ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल हैं? कोर्ट इनको फोर्स कर सकती है, कोर्ट इनको लागू करवा सकती है, कोर्ट इनको मनवा सकती है? जी हाँ, कोर्ट इनको लागू करवाएगी, कोर्ट इनको मनवाएगी, कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल है। या ये एक वर्ड और आता है जस्टिसिएबल, तो कोर्ट के द्वारा ये जस्टिसिएबल है, ठीक है। तो कोर्ट इनको लागू करवा सकती है, इनको मनवा सकती है। अगर कोई भी आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हो। हाई कोर्ट की तो बात छोड़िए, आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे आप डायरेक्ट, अनुच्छेद 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और अनुच्छेद 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट में चले जाएंगे डायरेक्ट। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है और कोर्ट इसको जरूरी इन्फोर्स करेगी, जरूरी मनवाएगी, तो ये इन्फोर्सिएबल है, जस्टिसिएबल है। इनकी स्थिति है क्या फंडामेंटल राइट की? तो फंडामेंटल राइट की जो स्थिति है वो 6 फंडामेंटल राइट है हमारे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना तो बेसिकली 7 फंडामेंटल राइट थे, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट चल रही हैं। तो अभी इस समय कितने फंडामेंटल राइट हैं? इस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट, 6 मौलिक अधिकार हैं। तो एक कहाँ चला गया, फिर एक कहाँ गया, अभी बताएंगे नीचे। तो अभी 6, तो 6 देख लेते, 6 है क्या? तो पहले तो ये देख लेते हैं कि कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे होते हैं मौलिक अधिकार जो इंडियन सिटीजन को प्राप्त होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फॉरेन को होते हैं। तो इंडियन को तो सभी होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो फॉरेन वालों को मिलते हैं, विदेशी नागरिकों को मिलते हैं। तो टोटल कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस समय। 7 थे, 6 रह गए, एक कहाँ चला गया ये बताएंगे। तो जो 6 हैं इनको अभी हम थोड़ा सा डिटेल नहीं देख रहे हैं, अभी सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। डिटेल हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि हैं क्या। इनके सबके ऊपर एक लेक्चर बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और एक कह सकते हो कि नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। राइट टू इक्वलिटी ये बोलता है कि कोई भी लॉ बनेगा, कोई भी कानून बनेगा, वो सब के लिए बराबर होगा। ना कोई बड़ा होगा, ना कोई छोटा होगा, ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई एसपी होगा, ना कोई डीएम होगा, सब के लिए बराबर होगा। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा आदमी है तो उसके लिए अलग कानून बना दो, नहीं। कुछ विशेषाधिकार हैं कुछ संवैधानिक पोस्ट पे जो लोग बैठते हैं उनके लिए, उनको छोड़ के, लेकिन जो लॉ बनेगा, जो कानून बनेगा, वो सबके लिए है, सबके लिए बराबर नियम बनेगा। अगर मर्डर किया है धारा 302 लगेगी तो सभी को वही लगेगी, चाहे कोई भी हो। तो राइट टू इक्वलिटी की बात होती है यहाँ पर, वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है, और बहुत डिटेल में इनको हम देखेंगे और अभी नेक्स्ट लेक्चर में। फिर जो दूसरा अधिकार आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक का है अनुच्छेद, और राइट टू फ्रीडम है। तो राइट टू फ्रीडम है, बहुत चीज़ की स्वतंत्रता है, आपको बोल भी सकते हो, आप किस चीज़ में आप विश्वास रख सकते हो, कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हो, किसी में आपको जैसे कोई प्रोफेशन करना है वो भी कर सकते हो, कोई बिजनेस, कोई व्यापार, कोई आजीविका चलाना है, किसी पार्ट में बसना है, कहीं घूमना है इंडिया में, तो ये सब अधिकार आपको प्राप्त है। स्वतंत्रता का अधिकार है, आप बोल सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। यहीं से निकल के आया साहब, जो आदमी किताबें छापते हैं, बुक हैं, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, और जो आपकी जो इंडस्ट्री चलती है, मूवी फिल्म इंडस्ट्री, सब कुछ इसी में है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो आपका शोषण ना हो उसके लिए कुछ आपको अधिकार दिए गए हैं, कि आपका शोषण हो रहा है, कोई जबरदस्ती बंधुआ मजदूर बना ले रहा है, कोई किसी प्रकार का ऐसे, तो उसके लिए आपको अधिकार दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है ये। इसके बाद फिर बात होती है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कि धर्म की आपको स्वतंत्रता है, कि आप कोई भी धर्म को अपना प्रोफेशन कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो, मान सकते हो, फॉलो कर सकते हो, सारे एक्टिविटी कर सकते हो आप। तो वो धर्म की जो स्वतंत्रता है, वो राइट टू फ्रीडम है ऑफ रिलीजियस की, वो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आती है, 25 से 28। इसके बाद जो 5th राइट है, 5वां जो अधिकार है, वो अधिकार आपको है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कि कल्चर आप बना रखेंगे, अपनी संस्कृति बना रखेंगे, और शिक्षा प्राप्त करने का आपको अधिकार है। तो आर्टिकल 29 और 30 के बीच में आएगी। 6 है और लास्ट है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मान लो जो आपके मेंबर हैं या पार्लियामेंट है वही आपके अधिकारों को उल्लंघन करने लगे, तब क्या होगा? तो फिर ऐसी स्थिति बने कि ऐसा कभी हो रहा तो फिर आप डायरेक्ट कोर्ट चले जाएं और कोर्ट के थ्रू आपको ये मिल जाएगा। तो कोर्ट के आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको सुरक्षा देगा और आपके अधिकारों को भी प्रोटेक्शन किया जाएगा। ऐसी सिचुएशन ना बने तो इसलिए संवैधानिक उपचारों का रेमेडीज की गई है यहाँ पर। तो ये 6 है। आर्टिकल 32 भी यही है, तो हम लोग इसको डिटेल देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अधिकार है। तो ये इसके बाद जो हम बताए थे आपको कि 7 फंडामेंटल राइट थे हमारे में, अभी 6 रह गए। तो जो 7वां था उसमें हम लोगों ने क्या किया, हमारी संसद ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, 44वां संशोधन किया। इतना इंपॉर्टेंट है, जितना मार्क लगाएं उतना ही कम है। एक 42वां 1976 में जिसको मिनी संविधान कहा जाता है, और एक 44वां 1978 में। ये इमरजेंसी के तुरंत बाद संविधान में संशोधन हुए थे, वो बहुत डिटेल हुए थे। तो ये दोनों याद रखना। तो 44वां संविधान संशोधन के थ्रू ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि कौन सा संविधान में संशोधन हुआ जहाँ पे हम लोगों ने फंडामेंटल राइट को हटा दिया। कौन सा? फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार। ये फंडामेंटल राइट था हमारा 7वां, कि प्रॉपर्टी का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। तो राइट टू प्रॉपर्टी रखने का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, जिसको हम लोगों ने हटा दिया। अब अनुच्छेद 300 का में ले गए, 300A में ले गए, तो अनुच्छेद 300A में इसको ले जाया गया और इसको अब विधिक राइट बना दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है, इसको विधिक राइट बना दिया गया है। और कौन सा संविधान में संशोधन किया गया? तो 44 में संविधान संशोधन होगा 1978 में। तो ये सारी चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना मार्क लगा उतना ही कम, इसको आप लोग बिल्कुल एकदम याद कर लेना। फिर कुछ जो फंडामेंटल राइट हैं वो ऐसे हैं जो फॉरेन को भी दिए जाते हैं। तो वो है, यहाँ से तो कोई पूछता नहीं, लेकिन फिर भी आर्टिकल जैसे 14 हो गया, तो ये फॉरेनर वालों को कुछ हैं। तो अभी देखेंगे आर्टिकल 14 है क्या पूरा डिटेल में। आर्टिकल 20 हो गया, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23 कुछ हद तक पार्शियल, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 से 28। तो ये विदेशी लोगों को भी प्राप्त हैं। अब देख लेते हैं राज्य की परिभाषा। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, स्टेट की परिभाषा दी गई है कि स्टेट क्या होगा और किसको आप स्टेट कहेंगे। तो ये स्टेट जो है ना सिर्फ भाग 3 के लिए ही है यहाँ पर, और इसमें आप मत समझ लेना कि ये भाग 3 के ऊपर भी है कुछ। तो स्टेट में किसकी बात की गई? जैसे कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसी है, कोई पार्लियामेंट की बात हम करते हैं जैसे हमारी संसद होगा, या कोई लेजिस्लेचर की बात करते हैं जैसे हमारी असेंबली हुई, विधानसभा हुई, या फिर कोई म्यूनिसिपालिटी हो गई, नगर पालिका हो गई, कोई जिला में कोई बोर्ड हो गया, तो ऐसे कोई ट्रस्ट हो गया। इवन प्राइवेट भी चीज़ें, तो जो स्टेचरी और नॉन स्टेचरी जो प्राइवेट चीज़ें वो भी इसमें आ जाती हैं, जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया, जो गवर्नमेंट ओन कंपनी है, और कुछ प्राइवेट जैसे हैं, तो वो भी सब स्टेट के अंडर में आ जाती हैं। तो स्टेट को यहाँ डिफाइन किया गया है, क्योंकि जो स्टेट वर्ड वो बार बार यूज किया गया। तो स्टेट यहाँ पर ये है, स्टेट का मतलब वो मत समझ लेना कि ये राजस्थान, बिहार, MP, UP है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये स्टेट का डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, अनुच्छेद 12 नहीं आएगा, मैं बता दूं। अनुच्छेद 13 जो है वो न्यायिक समीक्षा की बात करता है। इसको हम कई बार बता चुके, फिर बता रहे हैं। जुडिशली रिव्यू की बात कर चुका है कि अगर कोई ऐसा लॉ बनता है हमारे देश में, ऐसा कोई नियम बनाया जाता है, ऐसे कोई कानून बनाया जाता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करता हो, या जो संविधान के अगेंस्ट है, संविधान के खिलाफ है, तो ऐसे लॉ को जुडिशल रिव्यू किया जाएगा, न्यायिक समीक्षा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा, हाई कोर्ट देखेगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट देखेगा उसको वो अनुच्छेद 32 के थ्रू देखेगा, और हाई कोर्ट देखेगा वो अनुच्छेद 226 के थ्रू देखेगा कि क्या ये जो नियम बनाया गया पार्लियामेंट ने या असेंबली ने, पार्लियामेंट बोले तो संसद, या असेंबली बोले तो विधानसभा राज्यों की, क्या ये जो राज्यों की विधानसभा या जो संसद ने जो नियम बनाया है, क्या वो संविधान के अगेंस्ट है कि नहीं है। अगर संविधान के अगेंस्ट है, वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, वो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन कर रहा है, वो मौलिक अधिकारों का, तो उसको इनवैलिड कर देगा, उसको हटा देगा ऐसे नियम को। तो ऐसे नियम को हटा देगा। तो यही है जुडिशल रिव्यू का अधिकार, जो आर्टिकल 13 में आपको मिल जाएगा। ये जो सब सारे राइट्स हैं, क्या ये जो राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट हैं? एब्सोल्यूट का मतलब कि पूरा, मतलब जो किया गया सब कुछ है पूरी तरह से, तो नहीं, ये क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब ऐसा होगा कि सरकार चाहे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कोई जहाँ जरूरत पड़ जाए वहाँ पर इनको थोड़ा सा रोका भी जा सकता है। तो ये है।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं फोर्स, अपनी जो आर्म फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस फोर्स है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उन पे ये अधिकार कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, कुछ वहाँ पर लागू नहीं होते हैं। तो ये थे बेसिक अधिकार। अब इनके बारे में जो डिटेल है, जो डिटेल हम पढ़ेंगे सबको एक एक तरह से, पूरे हर एक आर्टिकल को वो हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ते चले जाएंगे। तो अगर ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अगर आप बता सकते हैं कुछ भी चीज़ को कि क्या इसमें कोई और चीज़ें आपको जैसे लगें, इसके बाद आप शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि डिसलाइक क्यों किया। जय हिंद, जय भारत।